स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मोहित भट्टाचार्य जी की बुक न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर 7 पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। ये जो पार्ट है उसमें हम चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स के बारे में और गोल्स, ऑब्जेक्टिव, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी आप सभी का स्वागत है। लेक्चर में बढ़ते हैं आगे। सो चैप्टर 7 पार्ट 2 गोल्स, पॉलिसीज और इंप्लीमेंटेशन चैप्टर में हम बढ़ रहे हैं आगे। सो पॉलिसी मेकिंग इन गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण काम है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी होती है कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है कि भाई वॉट एवर गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डू और इज नॉट डिसाइडिंग टू डू इज पब्लिक पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑथोरिटेरियन एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, इसका मतलब है पॉलिटिकल साइंस से जो इक्वालिटी का भाव, न्यूट्रलिटी का भाव और एक जिसको हम कहेंगे डिग्निटी वाला एस्पेक्ट है, वो वैल्यूज के थ्रू कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रिलेटेड है एप्लीकेशन पार्ट में आ पाता है। तो ऑथोरिटेटिव एलोकेशन किसके द्वारा? पॉलिटिक्स के द्वारा। किसके द्वारा? चुने हुए लोगों के द्वारा, इसका मतलब गवर्नमेंट के द्वारा। पॉलिसीज में जो होता है वो पब्लिक पॉलिसी होती है। जो ये गोल्स, पर्पसेस, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव है, ये कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं। इसमें डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी का केवल डिफरेंस है। अब गोल्स और पर्पस रेफर टू ब्रॉड इंटेंट। जैसे 1971 में गरीबी हटाओ, ये क्या है? आपके एक तरीके से पर्पस है, गोल्स हैं। और गरीबी हटाने के लिए द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कैन बी कंसिडर्ड एज अ गोल। और भारत में तो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया ही था कि गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का तो यूज करना पड़ेगा। पॉलिसीज क्या है? मेजर इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसे ये एक पेन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं। जो कॉन्क्रीट चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। स्पेसिफिक पॉलिसीज के पॉलिसीज में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। So in this sense, the technique is called management by objectives and seeks to formalize organizational effort. Formalize का मतलब है आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को एक जामा पहनाना। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है आपका, ये अपने आप में पीटर एफ ड्रकर का कॉन्सेप्ट है, जहां पर मिलजुल के कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं और पार्टिसिपेटरी एस्पेक्ट देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव आर दस मोर कॉन्क्रीट, क्वांटिफाइबल होते हैं। जैसे गरीबी तो हटाओ, एक गोल हो गया बड़ा, पर एक साल में कितने गरीबों को ऊपर लाओ बीपीएल के? क्वांटिफाइबल। गरीबी हटाओ का मतलब है कि कितना आप पर कैपिटा इनकम लेके आओगे, किस राज्य में करोगे, पर वर्ष कितना करोगे, क्वांटिफाई करो उसको, क्वांटिटेटिव डेटा लाओ। सो वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सो यहां पर एक डिस्टिंक्शन की बात करी गई है पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूटिंग डिसीजन। So first being designed to give direction, coherence और continuity to the course of action। इसका मतलब क्या है? अब डिसीजन मेकिंग जो है उसमें एक आपको दिशा देनी है, एक आपको मार्गदर्शन करना है, वो होती है पॉलिसीज के थ्रू। So course of action for which decision making body is responsible. The second is designed to give effect to policies thus laid down। अब आपकी कोई भी पॉलिसी हो सकती है, जैसे हम ये बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है ये एक डायरेक्शन दे रही है। क्या डायरेक्शन दे रही है? कि भाई 2002 में हमने ये डिसाइड किया, माफ करिएगा 2020 में ये डिसाइड किया कि जो 1986 से जो पॉलिसी चली आ रही थी एजुकेशन की, उसको हम तब्दीली करेंगे। तो नया डायरेक्शन देंगे। उसमें इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट लाया गया, यहां तक कि बच्चों की शिक्षा में भी ये बताया गया कि भाई प्रोग्रामिंग शुरू होगी 6ठी क्लास से ही, फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स। दिस इज अ न्यू डायरेक्शन दैट इज बीइंग गिवन। एंड आल्सो इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट। पहले यू कैनॉट स्टडी म्यूजिक विद मैथमेटिक्स, अभी ऐसा नहीं है। यू कैन स्टडी, यू कैन हैव फिलॉसफी, यू कैन हैव इंग्लिश लिटरेचर एंड यू कैन हैव स्टैटिस्टिक्स एंड दैट इज गुड। तो ये नया डायरेक्शन। अब इस नए डायरेक्शन को लागू करने के लिए कौन आएगा? इसको लागू करने के लिए आएगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो ये क्या हो गया? ये अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला एस्पेक्ट आ गया। तो यहां पर कहा है पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजन। सो ये अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है?
ये अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो हैं ही, एक धर्मेंद्र प्रधान जी, दूसरा आपके सेक्रेटरी हैं, वो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो इसको ग्राउंड पे लागू कराएंगे। अब institution like municipality, government departments are engaged in regulating numerous kind of relationship in a society. Obviously, यहां पर आप रोड देख रहे हैं और यहां पर आप स्कूल देख रहे हैं, इन सब का तो उपयोग होना है। स्कूल है, रोड बननी है, नाले बनने हैं, पुलिस थाने बनने हैं, तहसील बननी है, ब्लॉक बनने हैं। ये तो छोटे स्तर पे होने वाले कार्य हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हैं। In most instances, government institutions are engaged in maintaining the existing relation. तो ऑब्वियसली जो भी चीज चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? ब्यूरोक्रेसी का मेन गोल ये है कि क्रांति करना नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का है कि चीजों को रेगुलर एंड स्टेबल मैनर में चलाते रहना। हम ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, स्टेटस कोइस्ट है, क्योंकि उसका काम वो है। इट इज नॉट मीन फॉर एन इंस्ट्रूमेंट नहीं है रिवॉल्यूशन लाने का, रादर it is an instrument which is stopping the revolution, to be very honest, right? अंग्रेजों ने ब्यूरोक्रेसी का ही तो यूज करा 1857 के बाद कि हमें क्रांति आने से रोकना है। तो क्रांतियां ना आए, लोग किसी भी सिस्टम को उखाड़ ना फेंके, तभी नक्सल्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे कि हमें उखाड़ के फेंकना है। ब्यूरोक्रेसी उसको स्टेबलाइज करती है। सो यहां पर एजुकेशन सिलेबस है, ट्रैफिक रेगुलेशन करना है। हाउएवर ओकेजन व्हेन अराइज व्हेन द गवर्नमेंट हैव टू इनोवेट, इंट्रोड्यूस लार्ज स्केल चेंजेस। कुछ तो चेंजेस हैं छोटे, कुछ तो चेंजेस हैं छोटे कि आपने धीरे धीरे क्या कर लिया, कुछ सुधार कर लिया। नई एक रोड थी, दूसरी रोड बना ली, उसको चौड़ा कर लिया, दैट इज समथिंग इंक्रीमेंटलिज्म। तो वो तो प्रशासन के स्तर पे ही हो पाता है, पर हमें कई बार देखने को मिलता है कि बड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। अब ट्रैफिक रेगुलेशन में एक्सेप्ट प्रेजेंट ट्रैफिक वॉल्यूम विद मार्जिनल चेंजेस। कुछ आप कहीं के एसएसपी बने, जैसे एक एसएसपी है, जब आप लोग ट्रेनिंग करने आएंगे मसूरी में, तो हो सकता है आपको पता चले देहरादून में उनका बड़ा अच्छा रोल रहा है। उनका नाम है, अब वो हैं आपके डीआईजी, उनका नाम है केवल खुराना जी। उन्होंने देहरादून शहर, जो कि मसूरी जिसके जिले में आता है, मसूरी एक तहसील है और देहरादून डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आप लबासना में आएंगे, वहां पर ट्रैफिक को बहुत ही अच्छी दुरुस्त तरीके से मैनेजमेंट किया। तो कोई भी चेंज बड़ा पॉलिसी में नहीं करना पड़ा, ट्विक किया। कुछ ऐसे करके, अगर चौराहे थे तो यहां कट निकलता था, इसको बंद करा दिया, लेफ्ट हैंड ड्राइव खाली शुरू करा दी, बहुत नाम हुआ उनका, उनको पुरस्कार भी मिला। तो कुछ कांस्टेबल को ऐड कर दिया, जैसे यहां पर यूटिलाइजेशन ऑफ रोड कैपेसिटी, यहां पर आपका कोई चौराहा है, यहां से रोड निकलवा दी कि ये आपका लेफ्ट हैंड राइट फ्री है, कहीं पे लाइटें लगवा दी, ठीक है, रोड साइंस लगवा दी है, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं। दिस वॉज इन्वॉल्व नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन टू सी दैट ट्रैफिक डज नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल। पर ऑल टुगेदर नई सिचुएशन आ गई है। सडनली आपको क्या हुआ कि अब मेट्रो रेल लानी है। मेट्रो रेल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा स्टेप तो है नहीं। उसके लिए आपको फाइनेंस का जुगाड़ करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा, बड़ा प्रोग्राम है। तो ये होते हैं पॉलिसी डिसीजंस। अब ये क्या है कि बहुत ड्रामेटिक चेंज करने पड़ते हैं ओवर द टाइम। दीज माइट कॉल फॉर न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो यदि आपके शहर में या फिर किसी और शहर में कहीं पर एक मेट्रो लाइन लगानी है, तो उसके लिए तो बड़ा चेंज करना पड़ता है। ये होते हैं पॉलिसी डिसीजंस। न्यू रोड्स एंड बाईपास वुड हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, मच ट्रैफिक हैव टू बी पुश्ड अंडरग्राउंड। जैसे दिल्ली और कलकत्ता और भी जगहों पर भारत में, आपके कर्नाटका में भी और भी जगह पर मेट्रो रेल चली है। तो ये पॉलिसी डिसीजन है बड़ा। ये कोई एक लाइट हटा देना या किसी रास्ते को खाली करा देना या उसको ब्रॉडन कर देना इज नॉट द स्टेप, इट इज अ बिग स्टेप। दिस रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ प्लानिंग, इट रिक्वायर्स अ बिग इनपुट। सो ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी हम आपके साथ जो जिक्र कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, और पॉलिसी डिसीजंस क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस क्या होते हैं, ये सारे की सारी चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है। पब्लिक पॉलिसी आपका एक चैप्टर भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका बैच है वो 29 फरवरी से शुरू हो रहा है
और यहां पर क्या ऑफरिंग है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। 1 to 4 PM आपकी डेली होती हैं क्लासेस। आपको कई तरीके के नोट्स मिलते हैं। एक PDF नोट्स हैं जो कि हैं आपके हैंड रिटन, ठीक है। ये आपकी क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट होते हैं, बहुत सारे केसेस डिस्कस किए जाते हैं। पेपर 1 पेपर 2 का लिंकेजेस होता है जो कि किताबों में तो है नहीं दिया हुआ, उसके लिए है। फिर हैंड रिटन नोट्स के अलावा PDF क्रक्स भी होता है एक। ये है आपका, बहुत सारी किताबें हैं उनका क्रक्स। नए रिसर्च पेपर, IIPA के जर्नल और EPW, उन सबको मिला के आपको ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना कि आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, 4 किताबें खरीदने की जरूरत ना पड़े। PDF क्रक्स। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, यहां पर ये जिक्र है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको टोटल मिला के 12 टेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट हैं और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट है इनका डिस्कशन, इनके आंसर्स आपको मिलेंगे। डिस्कशन मेरे द्वारा क्लास में कराया जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन देखने को मिलेंगे। आंसर राइटिंग मैं क्लास में ऑन बोर्ड लिखता हूं खुद आंसर फ्रॉम द वर्ड गो, ठीक है। तो आंसर राइटिंग आपको पता चल जाएगा कि कैसे करनी है, तो ये आपकी चिंता नहीं रहेगी। यहां पर इतना तो है ही। इसके अलावा IIPA का जर्नल होता है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं, साथ में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आता है। ये दोनों भी आपके क्रक्स में भी आएंगे और आपको बकायदा दिए जाएंगे इन द क्लासरूम ऑल्सो। हम डिस्कस करते रहते हैं इनको, ताकि आपको जो लेटेस्ट चीजें हैं वो पता चले और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑल टुगेदर ये जो ऑफरिंग है आपको मिलेगी मात्र और मात्र 15,999 में, पर उसके लिए एक शर्त है, आपको SC लाइव कोड का यूज करना होगा। जब भी आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आपसे प्रॉम्प्ट होगा, वहां पर कोड्स में SC लाइव कोड अगर आप डालेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं, मैं पहले प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं। आई वाज डूइंग माय ड्यूटी एट द सब डिविजनल लेवल इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील ठाकुरद्वारा इन बिलारी। Fortunately, I also had a bent of mind which was academic, so I have worked as an assistant professor also. I left my job of assistant collector. Now, after that, I qualified NET JRF. I am also public policy scholar of PhD, doing PhD on police reforms. So the experiences I had while working with chief development officer, district magistrate, इसके अलावा कमिश्नर, इसके अलावा BDOs के साथ, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स, वो बहुत इनरिचिंग जो एक्सपीरियंस है, साथ में एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ अमलगमेशन करके आपकी सहायता करना उद्देश्य है। तो आपका स्वागत रहेगा यहां पर। याद रखिए तारीख 29 है और जल्दी एडमिशन ले लीजिए अपना। आगे बढ़ते हैं। तो नीड फॉर पॉलिसी एनालिसिस। अब पॉलिसी एनालिसिस क्यों करनी है? कोई भी पॉलिसी बनी, उसके पीछे का कारण क्या है? हमने क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई? 86 के ही चलने देते, क्या दिक्कत थी? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत बदल रहा है, हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है। जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपका नेक्स्ट 30, 40, 50 इयर्स या 20 इयर्स भी रहेगी, तो 2 जनरेशंस की पढ़ाई वहां पर स्कूलिंग हो जाएगी। सो पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद गवर्नमेंट बिहेवियर। क्या चाहती है गवर्नमेंट? ने कोई डिसीजन क्यों लिया, उसके पीछे रीजन क्या था, कैसे लिया गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पॉलिसीज डिटरमाइन फ्यूचर शेप ऑफ द सोसाइटी। नीड फॉर साइंटिफिक नॉलेज फॉर पॉलिसी है, हम बहुत जरूरी है। कोई भी पॉलिसी हवा में नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। पर कई बार पॉलिसीज हमारे यहां बनती हैं हवा में नहीं, तो एटलीस्ट इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरेट को प्रभावित करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ हद तक, क्योंकि अब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन और ये हो किसके लिए है? जनता की भलाई के लिए। पर जनता की भलाई के लिए क्या हम उनको बैड बिहेवियर की तरफ ले जाएं? जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई फ्री बीज जो है सही चीज नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो क्या ऐसी पॉलिसी बनाए? नहीं। इसीलिए इंपेरिकल स्टडी बहुत होना जरूरी है। डेटा हमारे पास होना चाहिए। क्या वास्तव में, जैसे एक रिजर्वेशन है, बहुत ही कंटेस्टेड एक चीज है, क्या वास्तव में रिजर्वेशन ने सारे सोसाइटी के तबकों को इक्वली प्रभावित किया है? या जिन
सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए, क्या वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन द दैट सेगमेंट? अब इसके ऊपर चर्चा होगी तो कैसे होगी? वी नीड डेटा. इफ लेट अस सपोज ओबीसीज आर वन सेक्शन, तो विद इन द ओबीसीज किन कास्ट को ज्यादा फायदा हुआ है, किन कास्ट को पीछे रह गए. तो अब कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले वी नीड लॉट ऑफ इंपेरिकल डेटा. ये है स्किल ड्रॉर. पॉलिसी साइंस कैन बी partly described as discipline that searches for policy knowledge, general policy issues knowledge and policy making knowledge and integrates them into distinct study. तो पॉलिसी साइंस क्या है? पॉलिसी साइंस ये है कि आपकी पॉलिसी की नॉलेज, कोई भी जो बन रही है, कोई सामान्य चीजें और उनको पॉलिसी के साथ जोड़ देते हैं, वो पॉलिसी साइंस है. इन्होंने कहा कि ऑप्टिमल अप्रोच होना चाहिए. ऑप्टिमल अप्रोच मतलब मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए. अब इसके लिए हमें ब्रॉडेस्ट सेट ऑफ डेटा होना चाहिए, पर इतना आसान नहीं है कोई डेटा लेना. अब आप ये कहो कि भाई 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है एंड देखते हैं उनमें बिहेवियरल चेंज क्या है या न्यूट्रिशियस चेंज क्या आया है उनके घरों में. क्या आसान है वो डेटा लेना? अभी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तो डेटा है, पर बिहेवियरल चेंज के लिए तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा. वो तो आपका कोई ईआई का सॉफ्टवेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तो डीप इंटरव्यू करना पड़ेगा, रिसर्च मेथड लगाने पड़ेंगे कि बिहेवियरल चेंज कैसा आया लोगों में, क्या सेल्फ इमेज उनकी बेहतर हुई है, खराब हुई है, लेट अस सपोज. सो इट्स नॉट ए इजी टास्क. सो यहां पर बेस्ट पॉलिसी को अपनाया जाना चाहिए. कोई भी गोल, वैल्यूज या ऑल्टरनेटिव्स को देखना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए. अब इन्होंने कहा कि ये डेटा तो यूज होना चाहिए. देखिए ड्रॉर क्या कह रहे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स, इंफॉर्मेशन को भी यूज करना चाहिए. इसको पॉलिसी एनालिसिस में मदद मिलती है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद एक महिला बैंक खोला गया. एक छोटा पॉलिसी डिसीजन है, थोड़े दिनों में बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि हमें यह देखने को मिलता है कि केवल और केवल कुछ इनपुट देने से काम नहीं चलता. हमें यह भी देखना पड़ता है कि इंट्यूटिव एस्पेक्ट क्या है, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा. तो कई बार डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां पर इंट्यूटिव, केवल और केवल डेटा पे बेस नहीं कर सकते हैं आप किसी चीज को. आपने टॉयलेट्स बना दिए हैं पूरे देश में, यूज ही नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर लोग परचून की दुकान खोले बैठे हैं. व्हाई? बिकॉज भारतीय समाज को समझना जरूरी है कि इट इज अ सोशल प्रॉब्लम. यहां पर लाइफस्टाइल बिहेवियरल प्रॉब्लम है. तो केवल डेटा क्वांटिफाइबल टॉयलेट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, बिहेवियरल चेंज भी लाना पड़ेगा. तो ये जो इंट्यूशनल एस्पेक्ट है वो एक्स्ट्रा रैशनल में आता है. रैशनल का मतलब क्या होता है? बाय द यूज ऑफ नॉलेज, बाय द यूज ऑफ रीजन, बाय द यूज ऑफ डेटा, इंपेरिकल, वो रैशनल होता है. एक्स्ट्रा रैशनल भी समझना होगा हमें. ये कह रहे हैं ड्रॉर पॉलिसी साइंस में. पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी से संबंधित है. जैसे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में क्या करोगे. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर से संबंधित है, ये उन ऑफिसेस से संबंधित है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संबंधित है, ये बीडीओ से संबंधित है, ये चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर से संबंधित है, ये मंत्रालय से संबंधित है, डिपार्टमेंट से संबंधित है. सो डिसीजन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन, इन सबसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है, क्योंकि ये जो पॉलिसी बनी है पॉलिटिकल साइंस उसको लगाने में काम करता है. पॉलिटिकल साइंस सब्सटेंटिव फील्ड, सेक्टर वाइज फील्ड में देखता है चीजों को. जैसे हेल्थ में देखेगा या एजुकेशन की नई पॉलिसी बना देगा, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोब इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन. अब ये बना तो दी नई इकोनॉमिक पॉलिसी, आप सबके लिए ये बना दी गई है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पर इसको लागू कैसे करेंगे? इसको लागू करेंगे मंत्रालय पे, इसको लागू करेंगे स्टेट के साथ मिलके, राइट? ऐसे लागू करेंगे इसे. भले ही सेंटर ने बना दी है एजुकेशन, पर स्टेट का भी सब्जेक्ट है, राज्य सरकारें भी इन्वॉल्व होंगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व होंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी इन्वॉल्व होंगे, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूलिंग इन्वॉल्व होंगे, DIOS, है ना. सो ये है. तो ये सारी जो चीजें हैं मंत्रालय से लेके ग्राउंड रियलिटी तक, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है. मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी. थॉमस आर डाई, DYE, एक बड़े स्कॉलर हैं. उन्होंने ये मॉडल्स को क्या किया है, एक तरीके से बताया है.
ये स्कॉलर हैं और ये जो मॉडल्स हैं उनके ही सेग्रीगेटेड हमें देखने को मिलते हैं। तो ये देख लेते हैं इन मॉडल्स को क्या है। इंस्टीट्यूशनलिज्म, इंस्टीट्यूशन जैसे जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर है और साथ में मंत्रालय भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो यहां पर ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यूज पॉलिसीज हैव देयर ओरिजिन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है लेजिस्लेचर है जैसे, सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है ये क्या होता है, अ पॉलिसी बिकम पब्लिक ओनली व्हेन ऑथोरिटेटिवली डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कोई भी पॉलिसी पब्लिक होगी मतलब एक्सेप्ट करी जाएगी बाय लार्ज पीपल। एक्सेप्टेड इसका मतलब है इसमें लेजिटिमेसी आएगी, इट मींस सोशल एक्सेप्टेंस आएगा। यू एंड मी विल केयर ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज हैविंग अ बैकिंग ऑफ अ इंस्टीट्यूशन। ओके, whether this is passed by the parliament, okay, whether this is passed by the cabinet, whether the letter was written in Ministry of Education that all the states government has to be given the order to implement that policy, then you and me will be concerned about it and we would accept that. Also policy assumes a universalistic character because of the government origin. अभी क्या है, because government is the largest service provider and government has a presence everywhere. So public administration is detailed execution of the policy, right? Any law is public administration. So we have structure in public administration and ये जो पॉलिसी है यूनिवर्सलिस्टिक कैरेक्टर तब बनाएंगी जब इनके पीछे बैकअप होगा। नहीं तो आप और मैं सड़क पे खड़े होकर कहने लगे that we have made a policy, I don't believe much any other person would even accept or would pay attention towards it. But when it is done by the government, so that is what it is, institutionalism, government institutions. So ये पॉलिसी फॉर्मेशन जैसे होता है आपका डिपार्टमेंट में, उस पे ध्यान देती है। और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन गवर्नमेंट आर ऑफन अटेम्प्टेड टू ब्रिंग अबाउट पॉलिसी चेंजेस। तो नए ऑफिस बनते हैं, कुछ नए मंत्रालय बनते हैं, ये देखने को मिलेगा आपको, और बार बार नई चीजें होती रहती हैं। जैसे यहां पर है देखो, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी है, इंस्टीट्यूशनल चेंज है। या फिर आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, नाबार्ड है। अब नाबार्ड बनने से पहले आपका क्या था, यह रीजनल रूरल बैंक्स है। तो ये इंस्टीट्यूशन में क्या हुआ है, कुछ एडिशन हुआ है, राइट। यहां पर फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ऐसे ही स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी इंट्रोड्यूस करा गया टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, मार्जिनल और स्मॉल। Such structural change may not always produce the desired consequences. अब ऐसा नहीं है कि we have framed NABARD या हमने कृषि विज्ञान केंद्र बना दिया, रीजनल रूरल बैंक बना दिया। कई बार ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल चेंज होते हैं, they do not bring in the positive result. Why? Because the society does not always functions whatever is desired from it by the institutions way. Societies has its own way, right? ये हमें देखने को मिलता है। So यहां पर जरूरी नहीं है कि कोई आपने नया स्ट्रक्चर बनाया तो लोग उसको मानेंगे ही, right? So example is small farmers agency development, नाबार्ड। पॉजिटिव है नाबार्ड, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन फेल भी हो जाते हैं। अब ग्रुप थ्योरी है। बेसिकली ग्रुप थ्योरी एक कंपटीशन है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हो जो होते हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं टू इन्फ्लुएंस, दे आर डूइंग कंपटीशन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग और द पॉलिसी मेकिंग, इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पॉलिसी मेकिंग पावर है। तो यहां पर स्ट्रगल होता है। अब जैसे ये है एक आपका पॉलिसी, ये है गवर्नमेंट। अब कोई भी ग्रुप है, if there is any group, let us suppose in this context it has been discussed in the chapter also and very presently it is being there. So farmers हैं, farmers हमारे देश में कर रहे हैं protest. So what is protest? They are actually the pressure groups या interest group की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि pressure group है, क्योंकि directly ये क्या कर रहे हैं, अब policy को change करना चाह रहे हैं। तो ये जो फार्मर्स हैं इन्होंने लगाया दम और इन्होंने क्या कर दिया, पॉलिसी को अपने अनुसार टिल्ट कर दिया। देखिए यहां पर ये गवर्नमेंट थी, फार्मर्स ने कहा कि हमें ये चाहिए, गवर्नमेंट भी मानी, कुछ उनकी डिमांड नहीं मानी गवर्नमेंट ने, तो ये टिल्ट हो रहा है। सो यहां पर यही कहा कि इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी करने के लिए कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं और ये टिल्ट बनाते हैं
बाय कॉन्ट्रास्ट पब्लिक पॉलिसी मूव्स अवे फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ द लूजिंग ग्रुप। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई, यहां पर जैसे आपके रिटेल, अगर रिटेलर्स को आना है या प्राइवेट सेक्टर को आना है, वो कहेंगे ऐसा कोई लॉ जो आप लाए थे वो वापस मत लो, पर किसानों के लिए वापस लेना पड़ा। सो इट इज अ कॉम्पिटिशन। समटाइम्स इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन ऑल्सो। सर्टेन कास्ट ग्रुप वांट टू ऐड रिजर्वेशन, बट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप वुड से कि नहीं नहीं मत करो। बट देन if the reservation is, that caste is added into a reservation group, then you have a lose game for somebody and winning game for somebody. So यहां पर जैसे E.L. Latham एक बोल रहे हैं इसी चीज को, what may be called public policy is actually equilibrium reached in the group struggle at any moment. कुछ ग्रुप्स ये चाहेंगे कि रिजर्वेशन बढ़े, कुछ ग्रुप्स ये चाहेंगे रिजर्वेशन कम हो, राइट? सो ये हमें देखने को मिलता है। So, यहाँ पर the legislature referees group struggle, rectifies the victories of the successors coalition and records the terms of surrender and compromise and conquest in the form of statutes. So, whenever some groups are pressurizing the government either brings the law. So, statute surrender हो रहा है, compromises हो रहे हैं, conquest हो रहा है। कुछ ग्रुप्स ने कहा कि हमारे लिए लॉ लाओ, लॉ बनाया सरकार ने। जैसे महिलाओं के लिए कई तरीके के लॉ बनाए हैं जब महिलाओं ने दबाव डाला। So we have Dowry Act, Domestic Violence Act, right? या we have Prevention of Atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribes, ये लॉ बनाए गए हैं। या फिर we have मंडल आयोग, then we have मंडल आयोग के बाद OBCs के लिए पॉलिसीज। तो कोई जीतता है कोई हारता है, गवर्नमेंट पीछे आती है कभी। सो वेरी एग्जाम्पल, बिग फार्मर लॉबी इन इंडिया, MSP जो अभी चल रहा है, बुक में भी यही डिस्कस है। एग्रीकल्चर प्राइस फिक्सेशन पे इन्फ्लुएंस ऑफ बिग इंडस्ट्रीज भी है। कहीं पर बिग इंडस्ट्रीज वुड से कि डोंट गिव दैट मच ऑफ सब्सिडी, बट रादर फार्मर्स वुड से वी वांट मोर सब्सिडी। So these are concrete illustration of powerful interest group exerting decisive influence on the government policies. तो ये है आपका ग्रुप डायनेमिक्स इन पॉलिसी मेकिंग। सो यहां पर और देखते हैं इलीट थ्योरी। अब इलीट थ्योरी थोड़ी थोड़ी मार्क्सिस्ट थ्योरी से मिलती जुलती है कि भाई यहां पर क्या होता है कि एक इलीट सेक्शन होता है किसी भी सोसाइटी में, और ये अपने लिए फेवरेबल पॉलिसीज बनाता है, और इंस्ट्रूमेंट इसको जो काम करता है दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जनता जो है इस ऐसा दिखाता है ये इलीट ग्रुप, ये एक्चुअली इलीट कैप्चरिंग से रिलेटेड है सोसाइटी के या स्टेट के, कि सर्टेन सेक्शन ऑफ द इलीट कैप्चर्स द स्टेट और वो अपनी फेवरेबल पॉलिसी बनाना चाहते हैं। यहां पर जनता को तो ज्यादा पता नहीं होता है, उनके लिए जो पॉलिसी आती है उनको ज्यादा पता नहीं होता है कई बार। और ये जो पॉलिसी है इलीट थ्योरी, ये आर मैनिपुलेटेड बाय इलीट। तो इलीट मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं? अब देखिए जरा, एक रूल ऑफ लॉ को क्रिटिसाइज किया गया। ये कहा गया कि भाई देयर इज कोर्ट्स एंड इवन द पुअर एंड इवन समबडी हु इज वेरी रिच वुड हैव द सेम प्रोसेस टू गो इनटू दैट कोर्ट्स। But isn't it a very bad process? One who does not have anything and one who have crores of rupees, there is the same process. Rather, the poor should be treated with some favorable. The process should be very strong and stringent for people who are rich, and rather very easy for the people who are poor. So in the name of equality, what the elite has done, it has kind of a gained favor. So ऐसे जनता को पता नहीं होता है, जनता खुश है कि हमारे लिए सेम प्रोसेस है कि हम थाने में जाएं। नहीं, गरीब जनता के लिए स्पेशल प्रोसेस होने चाहिए, पर इलीट सेक्शन ने ऐसी प्रोविजन करे हैं कि उनके लिए और गरीबों के लिए एक जैसी चीजें हों, बल्कि तो इसमें तो एट द डिसएडवांटेज गरीब रहेगा ही हमेशा। तो खैर यही है इलीट थ्योरी। आप देख रहे हैं कि यहां पर मैनिपुलेशन करा जाता है। पब्लिक पॉलिसीज डू नॉट देयरफॉर अराइज आउट ऑफ द डिमांड ऑफ मासेस, उनके ऊपर तो थोप दी जाती हैं कुछ पॉलिसीज, राइट? ये हमें देखने को मिलती है। सो द इलीट थ्योरी हैज क्लोज रिजेंबलेंस विद द ग्रुप थ्योरी, जो कि पॉलिसी जनरेशन थ्रू प्रेशर की बात करते हैं। यहां पर इलीट पॉलिसी बना रहा है, ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटर उसको लगा रहे हैं, मास के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही है। ग्रुप थ्योरी हाउएवर इज बेसिकली प्लूरलिस्टिक, वेयरएज इलीट थ्योरी इज एसेंशियली मोनिस्टिक। इसका मतलब है कि थोड़ा तो सिमिलैरिटी है कि कुछ लोग दबाव दे रहे हैं, बट ग्रुप थ्योरी में जैसे अभी फार्मर्स हमारे जो हैं पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे हैं, तो बहुत सारे फार्मर्स हैं, ये क्या दिखा रहा है, पर एट द सेम टाइम
जो इलीट थ्योरी होती है वो केवल इलीट सेक्शन के थ्रू होती है, हमें पता भी नहीं चलता है, सो दैट इज इलीट थ्योरी। रैशनल मॉडल, अब रैशनल मॉडल का मतलब है रीजन बेस्ड। अ पॉलिसी इज रैशनल व्हेन इट इज मोर एफिशिएंट। व्हाई रैशनल क्यों समझा जाता है? बिकॉज़ इट इज बेस्ड ऑन रीजन, इट इज बेस्ड ऑन मेरिट। So in calculating efficiency, all social, political and economic values achieved or sacrificed by the policy has to be considered. हमें नेट वैल्यू अचीवमेंट देखना होगा, क्या हमने लूज किया, क्या हमने पाया। जब हम बात करते हैं कि भाई हिमालयन राज्य उत्तराखंड में वी विल हैव ऑल वेदर रोड, नाइस, बट देन we have to see whether how much we are losing on the environment front, whether it is a catastrophic step, whether it could trigger a lot of problems. So net value achievement means कि जब भी कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी उसमें क्या सैक्रिफाइस हो रहा है, क्या जा रहा है, कितना इनपुट है, कितना एलोकेशन है, फिनेंस जा रहा है और कितने लोगों को फायदा हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। हर्बर्ट साइमन ने कहा है rationality is concerned with the selection of preferred behavior alternatives in terms of some system of values whereby the consequences of behavior can be evaluated। कि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इक्वालिटी लेके आ जाओ और अच्छा ट्रीटमेंट करो, देन डिस्ट्रीब्यूटिव और रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज हो सकती हैं जहां पर गरीबों अमीरों को टैक्स लगा के गरीबों को दो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लैंड एक्विजिशन हो सकती है। हमें हर पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव को देखना पड़ेगा, यही हर्बर्ट साइमन का कहना है। सो इन फॉर्मुलेटिंग अ रैशनल पॉलिसी वहां पर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ऑल सोसाइटी वैल्यूज रेलेवेंट फॉर द पॉलिसी इन क्वेश्चन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड वेटेज शुड बी गिवन। मतलब जैसे हम लैंड रिफॉर्म्स को ही ले लें, तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने कई चीजें देखनी पड़ी। कई जगहों पर लैंड रिफॉर्म्स में जो जमींदार थे उनको हमने ये भी किया कि उनको भी कंपेंसेशन दिया गया था। कई जगह पर जमींदार को कंपेंसेशन नहीं मिला। हमने ये भी देखा कि सारी लैंड भी जमींदारों से एक्वायर नहीं कर सकते, कुछ तो रहने देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ लैंड है जो अभी भी कोई भी व्यक्ति रख सकता है। इसके अलावा जो लैंड थी वो लेके और सीलिंग लगा के जनता में बांट दी गई, गरीब जनता में। ये तो क्या होना चाहिए, हर चीज को वेटेज दिया जाएगा। ऑल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पॉलिसी अल्टरनेटिव शुड बी कंसिडर्ड, कि क्या लैंड एक्विजिशन करें, कितनी करें, सब तरीके की लैंड लेने, क्या बिल्कुल भी ना छोड़ें, या बागवानी के लिए जो प्लांटेशन के लिए उसको छोड़ दें लैंड को, या किसी ने कोऑपरेटिव फार्म बना लिया उसको छोड़ दें, ये सारा देखना पड़ेगा। ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई कितना फायदा हुआ। सिलेक्शन ऑफ द वन ऑल्टरनेटिव दैट प्रोबेबली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच वुड बी प्रेफरेबल इन टर्म्स ऑफ मोस्ट वैल्यू एंड। ऐसा ऑल्टरनेटिव लेना पड़ेगा जिससे ज्यादातर लोगों की भलाई होती हो, बेसिकली ये है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू साइमन 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं कोई भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। एक है इंटेलिजेंस, एक है डिजाइन और एक है फिर चूजिंग। ठीक है, तो इंटेलिजेंस में क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज आर थॉरोली इन्वेस्टेड। हमने अभी लैंड एक्विजिशन का एग्जांपल लिया था, लैंड रिफॉर्म्स का। तो क्या प्रॉब्लम है कि देर एट द टाइम ऑफ 1950s हमें देखने को मिलता है कि भाई प्रॉब्लम बड़ी है हमारे देश में। सम सेक्शन ऑफ पीपल हैं जिनके पास लैंड का कंसंट्रेशन है। ये स्टडी किया, ये हमने प्रॉब्लम देख ली। अब हम डिजाइन देखेंगे। डिजाइन का मतलब है क्या करें, क्या कोऑपरेटिव फार्मिंग बना लें, क्या रशिया की तरह कोऑपरेटिव सोशलिस्ट पैटर्न पूरी तरह अक्वायर कर लें। भारत सरकार में तो ऐसे कुछ कोऑपरेटिव फार्म्स बने, सरकार ने बहुत बड़े स्तर पे तो कोऑपरेटिव फार्म बनाए नहीं। या लैंड एक्वायर करके जबरदस्ती लैंड रिफॉर्म्स लाया जाए और लोगों को पट्टे पे जमीन दे दी जाए एंड देन दे वुड बी यूजिंग इट। या ऑल टुगेदर लैंड को छोड़ ही दिया जाए और लोग सीधे हाई फाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए। क्या करें? सो व्हेन वी आर स्टडीइंग दिस इज द डिजाइन एस्पेक्ट एंड देन देयर इज अ चॉइस व्हाट वी शुड डू। व्हेन यू डू commit a choice, you have already selected an alternative, that is a choice. So any of the policy making, decision making process has this 3 kinds of activity होती है policy making में भी, because policy making is also a decision making aspect. Prerequisite for rational policy making are many. First, भाई देखिए अभी आपको नई पॉलिसी बनानी है, रैशनली बनानी है, उसमें कुछ तो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि पहला, एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटियल वैल्यूज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सोसाइटी क्या चाहती है? क्या क्लास वॉर तो नहीं हो जाएगी? ऐसा तो नहीं। सोसाइटी लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या चाहते हैं? डेटा इंफॉर्मेशन होना चाहिए।
अब आप कह रहे हैं कि भाई हम ऑल टुगेदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, हमें चाहिए ही नहीं लैंड रिफॉर्म, या हम लैंड एक्विजिशन करेंगे, लैंड एक्वायर करके गरीबों में बांट देंगे, या फिर हमारा थर्ड होगा कि हम कोऑपरेटिव बना देंगे हर जगह पर। सो आपको इसके लिए डेटा चाहिए होगा, एम्पेरिकल डेटा चाहिए होगा, किसके पास कितनी जमीन है, ये होना चाहिए। थर्डली, देयर मस्ट बी अ डेफिनेट डिसीजन मेकिंग सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन हो, जो रेलेवेंट डेटा को एनालाइज करे, ऑर्गेनाइजेशन हो, सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कुछ ऑफिसेज होने चाहिए, कुछ या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होना चाहिए, सारे होने चाहिए। और वो फिर डिफेक्ट, ये फिर कोई भी एक डिसीजन मेकिंग, जैसे प्लानिंग कमीशन भी हो सकती है, या फिर आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो आपको पता ही है, वहां पर ही लैंड एक्विजिशन की बात हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज मोर फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए with adequate capacity to identify relevant data, analyze the properly and predict the consequences। अब हमें क्या करना चाहिए इस तरीके के लिए? we need some statistician, we need some officers, we need some bureaucrats, we need some offices। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। there are many barriers। अब ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत इजी हो गया कि ऐसे तो कोई भी करेगा, पर बैरियर्स बहुत हैं, इसलिए ही पॉलिसीज रैशनलाइजेशन की तरफ नहीं जा पाती हैं। Unanimity of views on societal values and giving weightage to each of the far more difficult। अब सोसाइटी क्या चाहती है? Which section of society wants more? Which section of society does not want to have land reforms? And then seeing whether the land reforms would be good and bad. That is a complex process. Vast amount of data और information है। Whether we should give प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ people को हम राशन दें या ना दें, won't be। So there would be monetist, there would be pro right wing type of economist who would say this is not fair, because then first of all giving MSP on wheat which is more than 2000 rupees, and then later on giving the grains at the free cost, then there is 20 rupees का per kg का loss। ठीक है, तो ये हमें देखना होगा। डिसीजन मेकिंग सिस्टम इटसेल्फ इज मेनी अ टाइम वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे माइंड लगते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज होती हैं, क्या करें? क्या हम फ्री की चीजें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करें, फ्री बीज दें पॉलिटिकली, सो वो बहुत बढ़िया माना जाएगा क्योंकि वोट मिलेंगे, बट हाउ टू फंड इट, राइट? पर्सनालिटीज भी हो सकती हैं, वहां पर लोग कॉन्फ्लिक्ट में भी होंगे, ये सारी दिक्कतें हैं। Mearson and Banfield concluded in their study in Chicago public housing, obviously no decision can be perfect rational since no one can ever know all the alternatives। अभी आपको, मुझको या किसी और को पब्लिक पॉलिसी डिवीजन में बना दिया जाए और पॉलिसी बनाने को कहा जाए, we won't be able to think out all the alternatives। We may have 3, 4, 5, but then some alternatives would always be left। Nevertheless, the decision made with more or less knowledge of alternative consequences and relevant ends, and so we may describe some decisions and some making processes are more nearly rational than others। So कई बार बहुत सारे डिसीजन रह जाते हैं, बहुत सारे डिसीजन में इनपुट्स नहीं हो पाते हैं, so जहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वो थोड़े बेटर रैशनल होते हैं एज कंपेयर टू जहां पर कम इंफॉर्मेशन होती है। But to say that we can have perfect rational policy or rational decision, it is not possible। So in the framing of public policies, optimality on the basis of purely rational calculation is important as acceptability। अब आपने डेटा का यूज करके ऑप्टिमल, आप ऑप्टिमैलिटी का मतलब है डेटा, इंपेरिकल, जो बेस्ट आपको सर्व करे, ये कर लिया, पर हमें ये देखना होता है कि पॉलिसी बना तो ली है, यू हैव मेड स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट्स, बट वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर जा रहे हैं? तो एक्सेप्टेबिलिटी को भी हमें देखना होता है। When acceptability comes in, it means not everything can be determined by only quantifiable data। You need something else also। You need intuition कि दुनिया को क्या आप समझते हो, क्या जनता, भारतीय जनता का जो पॉलिटिकल कल्चर है इंडिया में या सोसाइटियल कल्चर है, उसको भी जानना जरूरी है या नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने ये कह दिया कि हमने ये एक टैप वाटर्स बना दिए हैं इस गांव में, ये टैप है, यहां से वाटर आ रहा है, जल जीवन मिशन है, घर घर वाटर भी दे दिया है, और कहीं पर एक जगह पर ऐसा है कि घर घर वाटर ही दे दिया है। पर अब ये घर घर जो वाटर दिया है, ये किसी एक पॉइंट से आ रहा होगा, जुड़ रहा होगा, वो लेट अस सपोज है रिलेटेड टू कास्ट इश्यू हो गया है।
अब सर्टेन लोग जिनके घर ऐसी जगह पर थे जो सप्लाई में पीछे थे, या फिर एक तरीके से हम दलित कम्युनिटी के घर को देख सकते हैं, और जो मेंटेनेंस का जो एक काम है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया है जो कि दलित कम्युनिटी के खिलाफ एक नेगेटिव विचारधारा रखता है। So society में only and only when you have quantifiable terms, empirical terms, rational terms, you are not able to calculate these kind of nuances. That is why you need intuitive aspect and that is extra rational aspect. यहां पर देखिए, जैसे मैंने बताया कि let us suppose ये आपका क्या है, पब्लिक वाटर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को आने ही नहीं दिया जा रहा है और हर गांव में आपने लगा दिया, तो आप कहेंगे ऑल द विलेजेस आर कवर्ड, बट नो, दैट इज व्हाई रैशनलिस्ट लाइक ड्रॉर वांट्स पॉलिसी एनालिस्ट टू ब्रॉडन देयर यूज ऑफ एक्स्ट्रा रैशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें इंट्यूशन, एक्सेप्शनल लीडरशिप विद एक्यूट परसेप्शन ऑफ सोशल रियलिटी पता होनी चाहिए। आपने ड्रिंकिंग वाटर लगा दिया है, पर हमारे देश में आज भी ऐसी चीजें हैं जहां पर लोगों को टेंपल्स में नहीं जाने दिया जाता, शिक्षा के क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव होता है। साथ में आपने यहां पर जो देखा ऐसी चीजें होती हैं जो मैंने एग्जाम्पल बताया। इसीलिए रैशनल डेटा और साथ में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, एक्स्ट्रा रैशनल, जो कि आता है आपके इंट्यूशन से, जो कि एक्सपीरियंस से आता है और जो कि सोसाइटी को पढ़ने से आता है, पता होना चाहिए। So as a researchers insist, we believe that neither science nor optimal system in policy formulation could replace decision makers' wisdom. तो जजमेंट और सेंसिटिविटी, एनवायरमेंट को पढ़ना जरूरी है, कंपैशन पीपल, ये बहुत जरूरी है एनवायरमेंट को। आज कल आप जाएंगे, आप देखते भी होंगे, कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने विजिट किया है किसी स्कूल को। क्यों? क्योंकि वहां पर भोजन माता के साथ क्या हो गया, बच्चों ने मना कर दिया। ऐसा एक उदाहरण है, उत्तराखंड का जिला है एक आपका चंपावत, पिछले साल की घटना है। वहां पर एक स्कूल में भोजन माता जो थी किसी एक कम्युनिटी से थी जो कि दलित कम्युनिटी में आता था। वहां पर बच्चों ने कहा कि हम भोजन माता के हाथ से बना हुआ मिड डे मील वी वोंट हैव इट। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों को तो पता नहीं होता, देयर पेरेंटल एंड द सोसाइटी पार्ट वाज प्लेइंग इट्स रोल। So then the district magistrate visited. District magistrate knew that it is not about providing the facility of midday meal. It is rather about behavioral change. So that is why district magistrate made the same, said to the Bhojan Mata that please make the food and had that food with everybody. Teachers खुद भी खाया। यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो हैं आपकी extra rational aspect जो देखने को मिलते हैं। And as they observe, public policy is vastly complex. टेक्नो है, सोशल एनवायरनमेंट में इंडिया जैसी जगह पे हमें देखना होगा कि जब हम कहते हैं कि मैक्सिमम ऑप्टिमैलिटी ला सकते हैं, हमें एक्सेप्टेबिलिटी भी देखनी होगी उसकी। 3 फार्म लॉज आए, गवर्नमेंट का कहना है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोविजन भी थे, पर स्वीकार नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने रीड करने में मुश्किल हो गई। वहां पर बिग फार्मर्स का भी रोल है। आपने देखा होगा दीज प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर्स लॉ was concentrated to only a section of Indian states. It was not a pan-Indian thing, right? And if you will study those farmers, they are elite farmers, and also the Adatiya group was there. So यहाँ पर ये चीजें देखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पॉलिसीज फेल हो जाएंगी। Rational policy making is more desired thing than what actually goes into the government system. ऐसा नहीं है कि आपने रैशनली डेटा लिया और बहुत अच्छी पॉलिसी बना दी, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। नुआंसेस, समाज को जानना, इंट्यूशन को समझना, समाज की बारीकियों को समझना, ये सारी चीजें हैं। मार्टिन रीन ने कहा है वी नीड अ कंबाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर जजिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज एबल टू पास द टेस्ट ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकली फिजिबल। कोई भी गवर्नमेंट होती है अपने जो इलेक्टोरेट है उसके ऊपर ध्यान देती है। सो इलेक्शंस में भैया कोई भी गवर्नमेंट देखेगी कि हमें क्या वोट मिल रहे हैं। अगर किसी गवर्नमेंट हारने के चांस है कोई पॉलिसी से तो वो बनाएगी नहीं। आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेबल, अब कोई भी अगर गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल पार्टी है दैट हैज पिक्चर्ड इट एज अ सेकुलर and it will make some religious favorable policies that is not ideologically accepted. Rationally compel him whether it can be applied, whether data is there, and such a common standard can never be developed. ठीक है, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, तो कई चीजों पे डेवलप करती है। पॉलिटिकली फिजिबल है या नहीं है, आपके एमपी एमएलए सब आपको सपोर्ट करेंगे कि या लोकसभा राज्यसभा में वेदर इट वुड बी एबल टू पास और नॉट।
फिनेंस कहां से लाएंगे? अभी कर्नाटका में देयर इज अ प्रॉब्लम कि वहां पर जो प्रो पीपल पॉलिसीज थी उनको फाइनेंस करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सो इंक्रीमेंटलिज्म, अब इंक्रीमेंटलिज्म का क्या मतलब है? देखिए, इंक्रीमेंटलिज्म है कोई भी चीज जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, इंक्रीमेंटल रोल होता है यहाँ पर। इंक्रीमेंटल मॉडल एक्नॉलेज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेकिंग। रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेकिंग में क्या है कि आप पहले गोल डिसाइड कर लेते हैं। जैसे आपका गोल हो गया कि हम ये करेंगे कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर देंगे, लेट अस सपोज। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप फिनेंसेस और फिर आप स्ट्रक्चर और फिर आप ऑफिसेस बनाने शुरू करते हैं और डिपार्टमेंट बनाने शुरू करते हैं और फिर गोल पे लग जाते हैं और अचीव कर लेते हैं, रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव। पर ऐसा आपने देखा कि जरूरी नहीं है होए। इसका दूसरा उदाहरण है कि हम पॉलिसीज को साल बर साल 5-6% से क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ऐसे बढ़ेंगे। ये है इंक्रीमेंटल, वो है रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव। सो लिन ब्लूम जो है वो कहते हैं कि हर गवर्नमेंट ये करती है कि एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज है उसमें कुछ ट्वीक करती है, थोड़ा बहुत बदलाव करती है। हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट इज इंक्रीमेंटलिस्ट। ज्यादातर गवर्नमेंट बड़ा चेंज नहीं लाना चाहती है क्योंकि द बिग चेंजेस आर ऑलवेज अपोज्ड, नॉट जस्ट बाय द पीपल बट देमसेल्व्स द पीपल वर्किंग इन द गवर्नमेंट। सो इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है, सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन होते हैं, पिछले साल से कुछ बेहतर कर लेना है। हिस्टोरिकल चेंज ऑफ डिसीजंस होते हैं, जैसे भारत में भी क्या एक साथ कोई चीज चेंज कर दी गई है? नो। 1950 से हमने देखा है बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज में धीरे धीरे तब्दीली करी गई है, यहां तक कि आज आते आते इकोनॉमिक आधार पे भी रिजर्वेशन है हमारे पास। So two concepts used by Lynn Bloom are marginal incrementalism and partisan mutual adjustment. तो मार्जिनल इंक्रीमेंटलिज्म, मार्जिनल का मतलब है थोड़ा थोड़ा, इंक्रीमेंटलिज्म का मतलब है इंक्रीमेंट। तो जैसे ये वर्ड यूज होता है आपके सैलरीज के लिए भी, तो 5-7% अप्रोक्सीमेटली आप चीजों को बदल लेते हैं साल भर साल, ये हुआ इंक्रीमेंटलिज्म। इसमें पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो भी कंफर्टेबल रहती हैं क्योंकि बहुत विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। First, explain the limited and fairly conservative change of policy which is feasible in specific situation. यहां पर जो ये इंक्रीमेंटल मॉडल होता है इसको कंजर्वेटिव भी बोला जाता है बिकॉज इट इज नॉट ट्राइंग टू चेंज मच, राइट? जो चला आ रहा है उसी धर्रे पे चलना है। सेकंड जो है यहां पर म्यूचुअल एडजस्टमेंट। पार्टीशन होता है, क्या होता है पार्टीशन? इक्वल नहीं, किसी के तरफ झुका हुआ, पार्टीशन। म्यूचुअल एडजस्टमेंट, यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट एंड इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर डिसीजन सिचुएशन। पार्टीशन, कभी इधर हुए कभी इधर हुए, और म्यूचुअल एडजस्टमेंट, कहां पर रुकेगा आके, रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कितना दें, राइट? ये एस्पेक्ट देखने को मिलता है। emphasis is more on the practice of adjustment of opinion and interest rather than being rational. यहां पर जो इंक्रीमेंटल टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जैसे आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टैक्स को ले लीजिए। टैक्स जो है धीरे धीरे बढ़ाया जाता है या धीरे धीरे घटाया जाता है। सो एकदम से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर आप एलोकेशंस ले लीजिए, एकदम से कोई प्रोग्राम में 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए नहीं दिए जाते। हर साल मनरेगा का बजट है, कुछ कम किया जाता है, कुछ ज्यादा किया जाता है। पॉलिसी मेकिंग इज लुक्ड एट रियलिस्टिकली एट मार्जिनल एंड अनकोऑर्डिनेटेड एडजस्टमेंट। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि एक साल का जो पॉलिसी डिसीजन है वो दूसरे साल के पॉलिसी, जैसे P1, P2, P3, P4, ये हैं हर साल के होने वाले पॉलिसी डिसीजन, और अंत में जाके एक पॉलिसी बनती है, ये एंड पॉलिसी है। हमें ये देखने को मिलता है कई बार ये बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, मार्जिनल और अनकोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, देयर इज अ गैप इन बिटवीन देम, अच्छे से नहीं हो जाते हैं। सो कॉन्फ्लिक्टेड डिमांड और इंटरेस्ट को सही से नहीं अपने में समावेशी कर पाते हैं। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन, ये पॉलिसी अच्छी नहीं बन पाती है। कई बार ऐसा भी होता है, पॉलिसी जो डिमांड्स हैं वो इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि इंक्रीमेंटलिज्म उसको पा ही नहीं पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म। मतलब इन आपस में हर साल के जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल एंड के ऑफ 10 इयर्स में नहीं रिफ्लेक्ट होता है। जैसे
नमामि गंगे है, क्या बहुत सफल है? नहीं है। हर साल कुछ चेंज किया जाता है, पर समस्या तो अभी भी है। आप चले जाइए गंगा जी में कहीं पर भी, तो यू विल फील द डिफरेंस। इसको बोलते हैं डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म। अभी कुछ बढ़िया चीज नहीं हो पा रही है। लिंडब्लूम का जो आइडिया है इंक्रीमेंटलिज्म का, वो बहुत ही अलग है ड्रॉर के रैशनैलिटी मॉडल से। रैशनैलिटी मॉडल ओवरऑल हर चीज को ऑप्टिमैलिटी लाना चाहता है। लिंडब्लूम का जो इंक्रीमेंटल एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे चीजों को बढ़ाता है। सो उन्होंने कहा कि ये तो नई और चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए है ही नहीं। नो हिस्टोरिकल बेस एग्जिस्ट फॉर गुड पॉलिसी मेकिंग एंड द इंक्रीमेंटल इज एसेंशियली ओरिएंटेड टुवर्ड स्टेबिलिटी। बड़ी चेंज के लिए नहीं है। To draw, such model become continually less useful for deciding what to do. When the results of past policies have been unsatisfactory, then results count for little for deciding what to do next, since incremental changes in them cannot produce significantly better results. अब भारत में अगर हम बात करी जाए, सो यदि कोई हम पॉलिसी अपना रहे हैं, कुछ नया नहीं ला रहे हैं, अगर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ई गवर्नेंस ला रहे हैं, तब तो सही है कोई चीज, एआई का यूज कर रहे हैं। पर वही अगर कंजर्वेटिव प्रोसेस में हम ये कह रहे हैं 5% बढ़ा देंगे, 10% बढ़ा देंगे, तो दिक्कत है। हम सेम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से ये सोच रहे हैं कि वी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 21st सेंचुरी यू नीड अ ब्यूरोक्रेसी ऑफ 21st सेंचुरी, नॉट रादर पुलिस, पॉलिटिकली पुलिस स्टेट वाली ब्यूरोक्रेसी या जो इनहेरिटेड कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी। दैट इज व्हाई वी से दैट वी नीड अ मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स व्हिच इज नॉट देयर, एंड दैट इज व्हाई ऑल द प्रॉब्लम्स कंटिन्यू इन आवर सोसाइटी। According to him, development in management science and empirical research have made possible to pursue optimal research for policy making. हमने देखा है मैनेजमेंट साइंस में तो बहुत सारे डिसीजन है, जैसे पर्ट एनालिसिस है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, ये लगाए गए हैं, या आपका वर्क मेजरमेंट है, वर्क स्टडी है, ये सब चीजें लगाई गई हैं। इंपेरिकल रिसर्च हुआ है, डेटा हुआ है, इससे अब हम ऑप्टिमल बेटर यूज वाली पॉलिसीज अपना सकते हैं। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, आप ये देखें इंक्रीमेंटलिज्म का कितना ही क्रिटिसिज्म ड्रॉ कर रहे हो और कर रहे हो, फिर भी आज के समय में सबसे कारगर जो चीज है वो है इंक्रीमेंटल पॉलिसी, क्योंकि ये आपकी ज्यादातर लोगों के द्वारा इज एक्सेप्टेड बाय मैक्सिमम पीपल, एक्सेप्टेड फॉर्म है ये। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का भी यही काम है, सडनली चेंज नहीं होता है। सडन चेंजेस आर ऑलवेज पेनफुल, दे आर नॉट सक्सेसफुल। सो इंटरमीडिएट मॉडल हैज बीन सजेस्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट अमिताई एड्जियोनी, जिन्होंने दोनों चीजों को, रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव जो मतलब पूरी तरह एक साथ चेंज लाना चाहता है, ऑप्टिमल डिसीजन करना चाहता है, और साथ में इंक्रीमेंटलिज्म। इन्होंने कहा मिक्स स्कैनिंग होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी कर लो और उसकी पहले कुछ चीजों को स्टडी कर लो, कुछ चीजों को, जैसे ये एक मान लिया कि ये स्क्रीन एक प्रॉब्लम है, यहां पर आपने कुछ चीजों को स्टडी कर लिया, इन चीजों को, इन चीजों को, इन चीजों को, ऐसे करके स्टडी कर लिया, मिक्स स्कैनिंग कर लिया, सब कुछ देख लिया थोड़ा थोड़ा, फिर बारीकी से लोगों पे ध्यान देना। यहां पर क्या है, फंडामेंटल पॉलिसी डिसीजन दैट सेट्स बेसिक डायरेक्शन। इसने कहा 2 काइंड्स ऑफ डिसीजन प्रोसेस आइडेंटिफाई किए हैं उसने, और ये दोनों का मिक्स करना चाह रहे हैं। फंडामेंटल पॉलिसी डिसीजन दैट सेट्स बेसिक डायरेक्शन, कोई भी चीज में एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन है। अलाइड इंक्रीमेंटल प्रोसेस दैट प्रिपेयर फंडामेंटल डिसीजन एंड डेवलप देम फर्दर आते हैं। सो हमें क्या करना है, कुछ फंडामेंटल चीजें और ऐसी जो सहायता करने वाली चीजें हैं उस फंडामेंटल का, मतलब रोड बनानी है, लैंड एक्वायर करनी है, फंडामेंटल हो गई। उसमें क्या गांव वाले हेल्प कर सकते हैं, क्या सरकार हेल्प कर सकती है, क्या प्रशासन हेल्प कर सकता है। So Adjoni mixed scanning method provides both first scanning the entire subject और फिर broadly जाना है उसके अंदर, in depth scrutiny तब करनी है। So incremental measure में ultimate goal क्या है पता नहीं, बस चल रहा है, हर साल एलोकेशन बढ़ जा रहा है। रैशनल में अल्टीमेट गोल हमें पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमें 2030 तक पा लेना है, ठीक है। इंक्रीमेंटल में पता नहीं है कि भाई देखो पिछली बार जो एलोकेशन हुआ था उससे 5% ज्यादा कर दो, पता नहीं है कहां जा रहे हैं। इन्होंने कहा मिक्स्ड होना चाहिए, दोनों चीजों को ले लो, क्योंकि ये भी करना एकदम संभव नहीं है, ऐसे तो कोई होता ही नहीं है। जैसे आप दिखाते हैं कि यहां पर थे, यहां सक्सेस हो गया, सक्सेस ऐसे नहीं मिलता है, सक्सेस ऐसे ही मिलता है। ये
कुछ चीजें चेंज होती हैं। ये भी सक्सेस नहीं मिलता है कि प्री की तैयारी कर रहे हैं, फेल हो गए, फिर मेंस की कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। गेम थ्योरी, अब गेम थ्योरी एक इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ा यूज होता है, जहां पर कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो हम ले रहे हैं, पर हमारे डिसीजंस आर बेस्ड ऑन अनदर डिसीजंस आल्सो। जैसे चेस के गेम में है, हम कोई भी रिस्पॉन्स जो देंगे दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन्स रिस्पॉन्स आल्सो। तो ये गेम थ्योरी है। और गेम थ्योरी कंपटीशन में, इकोनॉमिक कंपटीशन में, कंपनीज में बीच में, ऐसे कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट में देखने को मिलती है। तो इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट इसमें गेम सिचुएशन में ग्रुप हो सकता है, कोई भी नेशन हो सकता है, खुद एक व्यक्ति भी हो सकता है। ईच मस्ट कंसिडर हाउ टू अचीव एज मच एज पॉसिबल। और पर ये पॉसिबिलिटी जो है ये आपकी डिपेंड होती है किसी और पे। तो प्रिजनर्स डिलेमा होता है कि भाई प्रिजनर्स डिलेमा गेम थ्योरी है कि आपकी हालत किसी और की हालत पे है। यहां पर बताया जा रहा है, देखो तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है, तुम भी सच बता दो, और तुम सच बता दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब ये सोच रहा है मैं सच बताऊं तो मेरा दोस्त फंसेगा, ये भी सोच रहा है मैं भी सच बताऊं, दोनों को ये कह दिया है। सो अब अगर दोनों ने सच बोल दिया, बोथ विल कॉन्फेस एंड गो टू प्रिजन। एक दोनों ने सच नहीं बोला तो कोई भी जेल में नहीं जाएगा, पर दोनों ने सच बोल दिया कि हाँ यार हो सकता है दूसरे ने ऐसा किया हो। सो आपका डिसीजन इज बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम समबडी एल्सेस डिसीजन। So the decision units of participant in the games are so situated that they may be possible to outcomes to their action with different values to them. Decision makers are thus involved in a situation of interdependence. एक डिसीजन जो है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। आपने तो पॉलिसीज बना दी हैं, पर अगला स्वीकार करे या ना करे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप डिपेंडेंट हैं एज अ गवर्नमेंट कि आपका प्राइवेट पार्टनर आपकी हेल्प कर रहा है, नहीं। कोई भी एयरपोर्ट बनाने में या कोई भी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने में या फिर रोड्स बनाने में। सो हमें देखने को मिलता है कि एज एन एनालिटिकल टूल द गेम थ्योरी हैज बीन यूज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यूज होता है, पर आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट फोर्स। देयर इज नो फोर्स व्हिच इज एट पार विद द गवर्नमेंट। यस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जहां पर कि आपकी कोई बिडिंग हो रही है, वहां पर ये चीजें कामयाब हो सकती हैं, पर गेम आर रेयरली प्रेजेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। As Thomas Dye sums up, game theory is abstract and deductive model of policy making. अब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ क्लियर नहीं है, डिडक्टिव मॉडल है। मतलब आप क्या होता है डिडक्टिव मॉडल, आप ब्रॉडली चीजों को स्टडी कर लेते हैं और ब्रॉड पिक्चर से आप किसी पर्टिकुलर पिक्चर को दिखाते हैं। इंडक्टिव मॉडल होता है कि आपने एक सैंपल ले लिया, उस सैंपल से आपने पूरी पॉलिसी को डिजाइन कर लिया। यहां पर है कि पूरे देश को स्टडी किया, फिर बताया कि इस शहर में ऐसा हो सकता है क्योंकि सारे देश में ऐसा है। तो ये क्या है, गेम थ्योरी इज एब्स्ट्रैक्ट एंड डिडक्टिव मॉडल। इट डज नॉट डिस्क्राइब हाउ पीपल एक्चुअली मेक डिसीजंस, बट रादर हाउ दे वुड गो अबाउट मेकिंग डिसीजन इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। ये नहीं बता रहा है कि कैसे डिसीजन लेते हैं, पर यह बता रहा है कि अगर कॉम्पिटिशन हो गया, दो लोग जेल में चले गए और एक जेलर जेल में जाके कह रहा है एक व्यक्ति से कि देखो तुम्हारे दोस्त ने बता दिया है, तुम भी बता दो तो हो सकता है तुम्हें कम सजा मिल जाए। पर दोनों बता देते हैं तो दोनों ही जेल में जाएंगे, क्योंकि एक का डिसीजन दूसरे से ताल्लुक रख के हो रहा है। सो अबाउट मेकिंग डिसीजन इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इफ दे वर कंप्लीटली रैशनल। Thus, game theory is a form of rationalism. It is applied in competitive situation. जहां पर दो या मोर पार्टिसिपेंट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, ये थॉमस आर डाय की किताब है, जिसके बेसिस पे हमने अभी जो बात करी है, ये टाइपोलॉजीज हैं डिसीजन मेकिंग की। सिस्टम थ्योरी, अब एक और है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, पहले इंटरकनेक्टेड यूनिट्स होती हैं सिस्टम, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम भी होता है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट होता है, थ्रूपुट होता है, आउटपुट होता है। ऐसे ही पॉलिसी मेकिंग भी होती है और एनवायरनमेंट भी होता है। यहां पर इनपुट में लोग अपनी डिमांड रखते हैं और सरकारें यहां पर डिसीजन लेती हैं और आउटपुट निकल के आते हैं पॉलिसी के रूप में। और ये पॉलिसी कैसी बनी, ये फीडबैक भी जाता है हमेशा। तो यहां पर देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन जो है यहां पर एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो बताते हैं ऑथोरिटेरियन, यहां पर जो ये मॉडल है सिस्टम मॉडल, ये पॉलिटिकल साइंस को फेवर करता है और ये बताता है कि पॉलिटिकल साइंस में जो गवर्नमेंट है वो ऑथोरिटेरियन एलोकेशन ऑफ वैल्यू कर रही है। मतलब ऑथोरिटी है उसके पास
कि वो लॉ बना सकती है किसी भी चीज के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली कर सकती है, कह सकती है कि भाई पीछे बैठने वाली सीट पे जो लोग होंगे उनको भी क्या लगानी पड़ेगी, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। द बाउंड्री ऑफ सिस्टम हैज टू बी डिलिनिएटेड विद रेफरेंस टू द ऐप प्रोसेस दैट आर आइडेंटिफाइड एज द पॉलिटिकल। द सिस्टम इज एम्बेडेड इन द एनवायरमेंट विच इट इज कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन। ये जो जहां पर भी है लगातार यहां पर कास्ट, लगातार यहां पर रिलीजन से क्या हो रहा है, लगातार संपर्क में है, या पॉलिटिकल सिनेरियो जैसा है उससे संपर्क में है। सो इनपुट रिसीव्ड इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। तो जैसे यहां मैंने बताया कि इनपुट होते हैं डिमांड, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर क्या कह रहे हैं कि हमें तो एमएसपी पे कानून चाहिए ही चाहिए, और गवर्नमेंट उस पर कुछ प्रोसेस अपनाएगी, और ये लगातार इंटरैक्शन हो रहा है। ये डिपेंडेंट नहीं है कि केवल फार्मर्स को चाहिए, इससे ये भी है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, या फिर क्या इंटरनेशनल प्राइसेस क्या हो जाएंगे आगे आने वाली कमोडिटीज के, क्या ऑयल ऊपर होगा या नीचे होगा, या 2024 में जो इलेक्शन होने हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारा फीडबैक आ रहा है वहां पर। The demand seeks to activate the process of policy making with a view to get authoritarian decision, मतलब policy, जैसे MSP का केस in farmer. These can be directed to a reduction in prices, prohibition, abrogation of law, similar other needs. मतलब कि महंगाई कम कर दो या MSP लगा दो, कुछ prohibition कर दो. Supports are indicative of acceptance of public policies and result actions like election tax imposition. So अभी ये भी जो भी सपोर्ट होगा, सो पब्लिक पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो वो दिखाई देगा, आपका इलेक्शंस में दिखाई देगा, या फिर नए टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, जो भी पॉलिसी आ रही है। तो कई तरीके से एनवायरनमेंट से ज्यादातर लगातार संपर्क में है। द ऑथोरिटेरियन एलोकेशन ऑफ ईस्टर्न, डेविड ईस्टन का फॉर्मूला पॉलिसी डिसीजन। सिस्टम थ्योरी दस कंसीव्ड पब्लिक पॉलिसी इज द आउटकम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सिंपल है, जैसे हमने बोला कि इनपुट और आउटपुट और थ्रूपुट, थ्रू GH, थ्रूपुट और आउटपुट, कोई भी जो पॉलिसी बनती है वो क्या है, वो इनपुट में अगर हम बात करें, फार्मर प्रोटेस्ट की अगर बात करें, तो कोई भी डिसीजन होगा तो अगर वो MSP पे कानून बना के होता है तो ये कौन बनाएगा, ये पार्लियामेंट बनाएगा। इसीलिए डेविड ईस्टन बोल रहे हैं अपने सिस्टम मॉडल में कि पब्लिक पॉलिसी एज एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस है, लोगों के द्वारा डिमांड होती है। ये जो डिमांड है और जो प्रेशर है ये इनपुट की तरह काम करते हैं कि भाई प्लीज लॉ बनाइए। एक और उदाहरण है कि स्ट्रिंजेंट IT लॉ बनाइए, क्योंकि अभी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा साइबर थेफ्ट हो रही है, तो इसके ऊपर सरकार लॉ क्यों नहीं बनाती है, ये आप देख पा रहे हैं। सिस्टम व्यू हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड एज यूजफुल है, बहुत ही गवर्नमेंट के लिए काम करता है। पॉलिसी एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ बोथ फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट इवैल्यूएशन इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय सिस्टम अप्रोच। डेफिनेटली, तो सिस्टम अप्रोच एक वैल्यूएबल अप्रोच है। डेविड ईस्टन का एक फॉर्मूला है, एक तरीका है पब्लिक पॉलिसी को समझने के लिए। यहाँ पर ये जो इनपुट आउटपुट थ्रूपुट है, यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। तो पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर दबाव पड़ने वाले और उससे आने वाले चेंज के रूप में देखी गई है। So that was all about the various policy models that were coming from the Thomas R. Dye, the scholar, and his models we have discussed. That is all is there in this lecture. I hope you must have gained something out of this, and do keep an eye on what is happening in the policy scenario and how farmers protest is also going on, because we have used that example at many times. पब्लिक एड बाय शेखर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। यहाँ इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको जाके ETPW के आर्टिकल्स, IIP के आर्टिकल्स बहुत देखने को मिलेंगे, कुछ बुक्स भी मिलेंगी, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी मिलेंगी। आप सभी का स्वागत रहेगा यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। कोई भी आपको डाउट हो, समस्या हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, you are always welcome to reach out to me. On that note, we end this lecture. That is all we have for the day. We shall be meeting soon in the next lecture. Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।